करते थे रफेल की, हम बात करते थे सुकोई की, हम बात करते थे F-16, F-29 की, बट एकाएक शायद इन 3 दिनों ने वो डिस्कशन हमारा जो अभी आधे घंटे का डिस्कशन हुआ होगा उसमें पूरा ड्रोन, एंट्री ड्रोन, AI टेक्नोलॉजी इसके ऊपर लेके आ गया है। तो ये जो चीज है, ये आने के बाद क्या आपको लगता है कि वो जो मैन्ड एयरक्राफ्ट की जो बातें हैं, जो हवाई जहाज की बातें हैं, वो क्या एक इट्स अ पासी, वो कभी एक भूतकाल की बात हो गई है? अब सब कुछ जो नई लड़ाई लड़ाई जाएगी वो इसी लेवल पे लड़ी जाएगी? This is too premature to say that the manned aircrafts are the subject of past. No, it's wrong, because आप समझने की कोशिश कीजिए कि everything depends on what you want to do. If your objective is to just do the surveillance over a period of long time, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, drones are the real good solutions. Right? वो घंटों घंटों, दिनों दिन उड़ते रहेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे, आपको देते रहेंगे। मगर ड्रोन्स में आज की डेट में इतनी मैन्यूवरेबिलिटी जो है ना, वो अभी नहीं आई है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स लाइक Su-30, F-35 या F-30 या Su-57 इसकी कैपेसिटी को अचीव कर सकें। दूसरा, it would be a disaster to totally rely on the unmanned and highly artificially intelligence dosed machines, because मशीन्स को आप जितना स्मार्ट बनाते जा रहे हो, राइट, उतना ही आप अपने लिए, स्वयं के लिए खतरा भी बढ़ाते जा रहे हो। आपने वो तो कहानी सुनी होगी भगवान शिव वाली, राइट, क्या नाम था उनका? भस्मासुर। यस, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया था कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और वो पलट के शिव जी के पीछे ही भागे। राइट। तो फाइनली शिव जी ने डांस का ऑफर देके करते करते धीरे से उनका, विष्णु जी का, तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विष्णु जी थे। उन्होंने किसी तरह एक डांस की ऐसी मुद्रा बनवाई कि उन्होंने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। तो ये सिचुएशन हो सकता है कि आने वाले समय में आप खुद इनवाइट करो, मशीन्स को आप उतना ही इंटेलिजेंट बनाओ जितनी की आपको उसकी जरूरत है। अब आज के डेट में लोग बोलते हैं कि आज के रोबोट जो हैं वो झूठ बोलना भी सीख गए, राइट। तो अगर आपने उसको ह्यूमन इंटेलेक्ट के लेवल तक ला दिया, जो कि लाना बहुत मुश्किल है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। ए प्रिसाइज एंड बैलेंस्ड combination of manned skills and the introduction of artificial intelligence or unmanned features, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आज की डेट में आपके लिए बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। Okay. पूरा मशीन डिपेंडेंट अगर आप हो गए तो सिनेरियो ही बदल जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैन्ड एयरक्राफ्ट्स के दिन गए। नो, okay. The kind of maneuvering you see, what Su-57 does, वो आप किसी ड्रोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ओके, आज नहीं कर सकते सर? आज से 5 years 10 years डाउन द लाइन? देखिए, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होएगी। लोग कोशिश करेंगे कि हम पूरा का पूरा अनमैन्ड में आ जाएं, मगर उसके लिए अभी डेफिनेटली टाइम है। ओके सर, इसमें एक चीज आती है कि आपने Su-57 का नाम लिया, अभी हमारे पास जो रफेल है वो 4.5 है,
Su-30 भी 4.5 है, तो हमें अर्जेंसी कितनी बड़ी है कि हमें 5th जनरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देख लिया है, उस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए और जिस तरीके के हमारे नेबरहुड में जो प्रॉक्सी की तरह चाइना खड़ा हो चुका है, हमें कितनी अर्जेंसी के साथ इस चीज को, हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए होगा? देखिए, अर्जेंसी तो डेफिनेटली इट हैज बीन वेरी वेल डिफाइंड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि साहब हमको चाहिए और चाहिए, हमारे पास कमी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 3-4 एयरक्राफ्ट जिनकी चर्चा इस समय है, चाहे वो F-35 हो, रफाल हो या Su-57 हो, इसमें से हमें क्या लेना चाहिए? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू आंसर, बिकॉज इसके लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, एक यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। यूजर जो होता है, एंड यूजर जो होता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट खुद बताता है। आप एयरफोर्स की बात कर रहे हैं? हाँ। और वो उसको जस्टिफाई करता है कि मुझे ये वाला चाहिए, क्या चाहिए। नॉर्मली यूजर कभी पिन पॉइंट नहीं बोलता कि मुझे यही चाहिए। आप बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या होना चाहिए। उसके बाद में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, वो अपना ड्यू डिलिजेंस करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर डिसाइड किया था। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल, यू शुड सी कि कौन हमको क्या देने को तैयार है और किस कंडीशन में देने को तैयार है। क्या वो हमारे साथ आगे इसके जॉइंट प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, सोर्स कोड शेयर करने को तैयार है। आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मुझे स्पेस की जरूरत होगी, वो देने को तैयार है कि नहीं। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एग्जैक्टली, हाईली एक्सपेंसिव एंड वेरी लॉन्ग टर्म। तो ये डिसीजन जो है, ये तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और उसके लिए आपको इतिहास देखना चाहिए। कि हमें किससे लेना है। कि हमारी जब भी नीड आई, राइट, उस समय हमारे साथ कौन खड़ा रहा, किन शर्तों पे खड़ा रहा। एग्जैक्टली। अब अगर आप रशिया की बात करें, आई डोंट से दैट आई एम प्रो रशियन, राइट, बट मैं तो जब से पैदा हुआ हूं, मैं तो तब से यही जानता हूं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त रशिया बच्चा जानता है। बिल्कुल ठीक है। हमने भी अपने बचपन से वही देखा है और वही सुना है। और मैं तो रशिया बहुत आता जाता रहता हूँ। वहां के लोगों को भी जो पहला फ्रेंड आप उनसे पूछो कौन, तो वो बोलते हैं इंडिया। वो हमारे कल्चर को भी बहुत लाइक करते हैं, राइट। हम भी उधर जाते हैं, वो भी इधर आते हैं, और it's a fact that 60 to 70% defense inventory in India belongs to Russia. Yes. अब जो भारत सरकार ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, वो बहुत अच्छा कदम है। मैं भी इसकी बहुत सराहना करता हूँ। और उसमें जो इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन की, ये दूसरा बहुत अच्छा कदम है। आपने इस पूरे सेक्टर को एक सरकारी तंत्र से निकाल के ओपन कर दिया। अब इसके साथ जुड़े हुए चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ऐसा है कि आपने कभी भी ऐसा कोई इकोसिस्टम बनाया नहीं जहां की प्राइवेट इंडस्ट्रीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आ सके। तो सबके लिए ये ऑलमोस्ट नया है। जो लोग पुराने थे इसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए, एचएल के लिए, वो उनको एडवांटेज मिली इसकी। बट जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, नए लोग हैं, उनके लिए इस समय चैलेंज है। अब मान लीजिए कि न्यू मैन्युफैक्चरर्स they want to develop something, तो उनके पास में लेट अस से पैसा है, जमीन है, बट एक टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं है। टेक्नोलॉजी पार्टनर की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही। बिल्कुल ठीक है।
मैं बल्कि आपसे पूछने भी वाला था, जो कावेरी इंजन है उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, मैं उसके ऊपर आऊंगा आपके पास। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो कावेरी इंजन हो या कुछ भी हम नया स्वयं से बनाना चाहते हैं, आपको एक कॉम्पिटेंट हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मतलब एक तो टेक्नोलॉजी पार्टनर, और वो टेक्नोलॉजी पार्टनर वो हो जो टेक्नोलॉजी को बाद में ट्रांसफर भी कर सकता हो, करना चाहता हो, जैसे जो ब्रह्मोस के साथ मेरे ख्याल से रशिया ने किया। देखिए, ब्रह्मोस की एक बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है जी। ये डॉक्टर कलाम साहब का विजन था, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो ब्रह्मोस की फाइल को क्लियर कराने के लिए वो बाय हैंड फाइल लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टेबल टू टेबल भी गए हैं। ओके, जब वो मिसाइल मैन, मतलब जब वो डीआरडीओ में थे। यस, ओके, राइट। और ये एक बहुत ग्रेट बड़ा इनिशिएटिव था, एंड मैं तो चाहता हूँ ब्रह्मोस जैसे दर्जनों वेंचर्स इंडिया में आए। मगर अगर आप ब्रह्मोस के स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। Su-30 में भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। Yes. इसी तरीके से वो भी एक दूसरा प्रोडक्ट है जो हाईली सक्सेसफुल है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की गई। यस, तो बेसिकली Su-30 को अगर आप देखें तो इट इज मोर ऑफ असेंबलिंग। अब उसमें इंडिजनाइजेशन चालू हो रहा है, धीरे धीरे चालू हो रहा है कि अब हम ये भी बनाना चालू करेंगे, ये भी बनाना चालू करेंगे। ब्रह्मोस वाज द फर्स्ट वन। ओके, the landmark decision between the two governments, correct? तो अब जो सबसे बड़ी चैलेंज है इंडियन इंडस्ट्रीज के सामने वो ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे या तो विदेशी कंपनियां जो हैं वो इतना पैसा मांगती हैं कि आप दे नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये बोलते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, राइट? एग्जैक्टली, और इसको प्रमोट करो, करेक्ट। बट वो हमारे आत्मनिर्भर भारत वाले ऑब्जेक्टिव को डिफीट करता है। तो ऐसे समय में आपकी जो मदद करे, जो आपके साथ आए, मैं तो उसी को फ्रेंड मानता हूं। तो आप मानते हैं कि रशिया इज आइडियली सूटेड फॉर दैट जॉब, क्योंकि वो इजीली वो सारे काम उसने करके दिखाए हैं पास्ट में। हाँ, देखिए इजीली तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जगुआर तो हमारे पास पहले भी था, राफेल अब आया है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस तरीके से या यूएस ने उस तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि हमने अपाचे उनसे लिया यूएस से, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उतनी इजी नहीं है जितना रशिया से हो पाया। आप देखिए इस तरह इंडिकेट कर रहे हैं। रशिया के साथ में रशिया के साथ हमारे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यस, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की एक बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग मीनिंग होती है। सर मतलब क्या इसको थोड़ा डिफाइन करिए। हम अगर कल को यूएस के साथ पार्टनर बनते हैं या कल को हम फ्रांस के साथ हम पार्टनर हैं, बट आप बोल रहे हैं कि रशिया के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो क्या डिफेंस के पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है? अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब बांग्लादेश का उदय हो रहा था 1971, यस, राइट, तो उस समय निक्सन उनके जहाज आ गए थे। यस, करेक्ट, यस। और थोड़ी देर में पता चला कि उनके जहाज के नीचे रशियन पनडुब्बियां भी आ गई थी। वो कैसे आई? मस्ट हैव बीन वन फोन कॉल। यस। और मुझे नहीं लगता है रशिया ने उसके लिए आपको कभी चार्ज किया होगा। एग्जैक्टली, यस। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड।